ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यहीं तक हम आज डिस्कस कर पाएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, बट फिर भी चलिए सर, सबसे पहली चीज जिस पे हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ डाइपोल। अब इसको हम, इससे पहले कि मैं आपको कराऊं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ डाइपोल, यशवर्धन भाई, इससे पहले कि मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ डाइपोल कराऊं, मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई वेक्टर ऐसे है बेटा, कोई वेक्टर अगर मान लो कि कोई वेक्टर ऐसे है, तो अगर कोई वेक्टर ऐसे है तो क्या मैं इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं या नहीं? टेल मी यस और नो। कैन आई रिजॉल्व दिस वेक्टर व्हिच इज हॉरिजॉन्टल, कैन आई रिजॉल्व दिस वेक्टर इनटू टू ऑफ द कंपोनेंट्स? अनुभव, नो सर। अनुभव, ओके, अनुभव said no. Abhinav, what's your response to this? यस सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं। अनुभव कह रहा नहीं कर सकते, आप क्यों कह रहे हैं कि कर सकते हैं अभिनव? सर दो हाउ कंपोनेंट कैन बी? होंगे बट दूसरा वाला जीरो हो जाएगा। यस, दूसरा वाला जीरो होगा। अच्छा, वो वैसे आप कह रहे हो, ठीक है, दूसरा वाला जीरो हो जाएगा। बट मुझे ये बताओ कि क्या इस वेक्टर को मैं दो नॉन जीरो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं अभिनव? कैन आई रिजॉल्व दिस इन टू कंपोनेंट्स एंड नाइदर ऑफ देम इज जीरो? नो सर। हर्षित, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? नो सर। यू आर आल्सो सेइंग नो। ओके, चलो मैं बताता हूँ। नहीं, इससे पहले कि मैं बताऊं, नैना आप क्या कहती हैं? कैन आई रिजॉल्व इट इनटू No, टू sir. कंपोनेंट्स एंड नन ऑफ देम इज जीरो? नो सर। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक बात समझिए आप कि आपने एक्स एक्सिस अगर कंसीडर किया तो ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। दीज आर योर टू एक्सिस। ये आपका नॉर्मल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। बट एक बात मुझे समझाओ कि कैन आई रोटेट दीज टू एक्सिस, मतलब ये आपका वाई एक्सिस ऐसे और ये एक्स एक्सिस ऐसे कर दूं मैं। आई जस्ट रोटेटेड दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। लेट अस से कि बाय सम स्मॉल एंगल ऑफ थीटा आई हैव जस्ट रोटेटेड दिस बाय वेरी स्मॉल एंगल ऑफ थीटा, आई हैव जस्ट रोटेटेड इट बाय वेरी स्मॉल एंगल। तो सर ऐसा पॉसिबल है या नहीं? कैन आई रोटेट दिस नॉर्मल एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स लाइक दिस और नॉट? टेल मी यस और नो, हरी अप। यस सर। ऑफ कोर्स आई Yes, कैन, sir. राइट? तो अगर मैंने ऐसे रोटेट कर दिया तो यही वाला जो वेक्टर था, ये वाला जो वेक्टर है आपका, ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर को अगर आप देखें तो इट विल बी फॉर्मिंग सम एंगल with the rotated x as well as rotated y, and you will get both the components of this vector, ठीक है, along this rotated x axis as well as on rotated y axis, ठीक है। इसका मतलब है बेटा कि हम किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू टू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सिस दैट यू चूज। आपने हाउ यू हैव चोजन द एक्सिस, उस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है, उस बात पे डिपेंड करता है। बट you can basically resolve a given vector into two components depending on the axis that you have chosen, ठीक है। क्लैरिटी आई है ना? हाँ, अगर मुझसे कोई कह जी दे कि सर। भाई नहीं, मैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ऐसे ले रहा हूँ और ये वेक्टर ऐसे, तो मैं कहूंगा कि इस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स के लिए आपका जो एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट है, इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट ऑफ सिस्टम्स के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक्स कंपोनेंट तो आएगा बट वाई कंपोनेंट जीरो होगा। बट अगर मैं आपको यही ऐसे कोई कह दे कि भाई नहीं, ऐसे एक्सिस नहीं लेके मैंने एक्सिस को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, ऐसे कर दिया है, तो नाउ वी कैन क्लेम दैट इट विल हैव टू कंपोनेंट्स एंड बोथ ऑफ देम विल नॉन जीरो। तो सर विद दैट इंफॉर्मेशन अब जो मुझे डिस्कशन करना था उस पर आते हैं। मैंने आपको लिखवा दिया है कि हम क्या करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ डाइपोल। अब जनरल पॉइंट का मतलब है कि नाइदर दैट पॉइंट विल बी एक्सियल नॉर इट विल बी इक्वेटोरियल, ठीक है। नाइदर दैट पॉइंट विल बी एक्सियल मतलब ना तो वो पॉइंट अलोंग द एक्सिस होगा डाइपोल के, ना ही वो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। इसका मतलब है ना तो वो पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा डाइपोल, ठीक है। तो वो पॉइंट क्या होगा सर जिस पर हम ये फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं या फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं? तो आप ये अज्यूम कर लो, आप ये अज्यूम कर लो कि आपका कोई डाइपोल है एंड अनडाउटेडली डाइपोल है तो दो चार्जेस होंगे इक्वल एंड अपोजिट, एंड लेट अस से कि आई एम अज्यूमिंग दीस टू चार्जेस एज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, दोनों के बीच का सेपरेशन इज 2a, ठीक है। ये इन दोनों का सेंटर, ये वाला डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a। मैं जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहता हूँ वो पॉइंट मैंने ये लिया है, दिस इज r, you can even claim it as position vector of this point, and this angle is theta, and this is your dipole, or this is the direction of dipole moment, or you can say this is the dipole moment vector. Obviously dipole moment की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है। अब सर, अब अगर आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व करें
तो ये पॉइंट अगर आप देख रहे हो तो इट इज नाइदर द एक्सियल पॉइंट नॉर द इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल कब होता है? व्हेन इट वुड हैव बीन अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। इक्वेटोरियल कब होता है? जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता, ठीक है। ये अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता तो ना ही ये एक्सियल दिखाई दे रहा है ना ही ये इक्वेटोरियल दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए हम इसको जनरल पॉइंट कहते हैं। बात समझ आ गई? हाँ ना बोलना Yes, पड़ेगा। sir. Yes, sir. ठीक है, अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई तो अब आगे की मेरी कहानी सुनिएगा। एक मिनट रुकिएगा जरा सा। अब नेट फील्ड हम निकाले कैसे? तो हम करते क्या है इस केस में, नेट फील्ड निकालने के लिए हम इस डाइपोल को रिजॉल्व कर देते हैं बेटा। और इस डाइपोल को रिजॉल्व करने के लिए व्हाट वी डू, वी टेक वन ऑफ द एक्सिस अलोंग दिस आर ओनली। इस आर के अलोंग एक एक्सिस कंसीडर कर लीजिए, ये आर के अलोंग एक एक्सिस कंसीडर कर लीजिए ऐसे, ठीक है। ये आर के अलोंग तो अनडाउटेडली जो दूसरी एक्सिस होगी वो इससे परपेंडिकुलर होगी। दूसरी एक्सिस आ जाएगी व्हिच विल बी परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ दिस एक्सिस, ठीक है। अगर एक एक्सिस मैंने आर के अलोंग ले लिया तो दूसरी एक्सिस इससे परपेंडिकुलर होगी। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो आपका ये डाइपोल मोमेंट है ना पी, मतलब एक जो सिंगल डाइपोल है उसका इफेक्ट आप दो एक्सिस पे ब्रेक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उसको दो एक्सिस पे रिजॉल्व कर सकते हो या उसके दो कंपोनेंट कर सकते हो। आप सिंगल डाइपोल को दो डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो इस डाइपोल का वो कंपोनेंट जो यहाँ पर आएगा दैट वुड बी पी कॉस थीटा, और इस वाले डाइपोल का वो कंपोनेंट जो यहाँ पर आएगा दैट वुड बी पी साइन थीटा। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब मुझे एक बात बताइए कि P cos theta will be treated as an individual dipole and similarly P cos theta will be treated as another individual dipole. तो can anybody tell me कि P cos theta को अगर मैंने इंडिविजुअल एक डाइपोल की तरह ट्रीट किया, अगर मैंने P cos theta को इंडिविजुअल डाइपोल की तरह ट्रीट किया, इंडिविजुअल डाइपोल की तरह, तो ये वाला पॉइंट उसके लिए कैसा पॉइंट होगा? इक्वेटोरियल, सोच के बोलो। P cos theta सॉरी के लिए एक्सियल, एक्सियल, एक्सियल। वेरी गुड, ठीक है। इसके लिए ये पॉइंट कैसा होगा? ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट होगा। तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इज इट इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? सेम डायरेक्शन। सर सेम डायरेक्शन। सर किस पॉइंट के मैं बताता हूँ, रिस्पेक्ट में? जाहिर सी बात है ये पी कॉस थीटा और इस पॉइंट पे आपको नेट फील्ड निकालना है। देखिए अर्षित भाई, इस पॉइंट पे आपको नेट फील्ड निकालना है, ठीक है। तो पी Yes, कॉस थीटा sir. को अगर आपने एक डाइपोल माना है तो उसके लिए ये वाला पॉइंट एक्सियल पॉइंट हो गया ना, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलिए, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल इटसेल्फ। इसको मैं ई एक्सियल कह लेता हूँ। और ये पी साइन थीटा के लिए ये वाला जो है ये वाला ऑपोजिट है, तो इसको मैं ई इक्वेटोरियल कह देता हूँ, ठीक है। क्योंकि पी साइन थीटा के लिए ये वाला पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये इसका जो आता है वो कैसा आता है? ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट आता है। समझ आई बात? तो इन दोनों Yes, का sir. नेट क्या निकलेगा? तो इन दोनों का नेट आप निकाल लीजिए यहाँ से। तो नेट निकालने के लिए आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा, और इस पूरे डेरिवेशन में एक बात याद रखिएगा कि r इज ग्रेटर देन ए। ये हमारा अजम्पशन है कि r जो है वो a से बड़ा है, r इज ग्रेटर देन दैट ऑफ a। ये हमारा अजम्पशन है ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर r ग्रेटर देन a है तो कौन बताएगा? ई एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला व्हेन r इज ग्रेटर देन a, कौन बता रहा है? 2 kpy/r³। अरे वाह, 2kp डिवाइडेड बाय r³। बट यहाँ पर जो डाइपोल लिया है आपने जिसके लिए ये एक्सियल पॉइंट है वो सिर्फ p नहीं है, दैट इज p cos थीटा, तो इसलिए आप लिख दीजिए 2p cos थीटा। सिमिलरली ई इक्वेटोरियल पे फॉर्मूला होता है kp अपॉन r³। तो यहाँ पर जो इक्वेटोरियल वाला डाइपोल है उसके लिए आप ये लिखेंगे kp sin थीटा डिवाइडेड बाय r, ठीक है। अब ये दोनों कितने एंगल पे हैं? तो दोनों ये 90 डिग्री के एंगल पे हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? ई नेट की वैल्यू क्या होगी? ई नेट की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ऑफ ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। ये आएगा सही नैना शर्मा?
यहाँ तक सबको क्लियर? हर्षित, आसिया, अभिनव, Yes, sir. अनुभव, Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो ई नेट आप क्या लिखेंगे? अब जो ई एक्सियल है, ई इक्वेटोरियल, बिकॉज दे आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो इसलिए cos 90 वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो इसलिए आगे वाला टर्म नहीं लिखा गया। तो ये आप लिखेंगे 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब का स्क्वायर प्लस ऑफ kp sin थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब का स्क्वायर। यहां तक नोट करो सो दैट हम इसको फर्दर सॉल्व करके लिख सकें। यहां तक नोट करिए। आंसर यहां तक नोट कर लिया सबने? सर कर लिया। ठीक है, तो अब इसको फर्दर सॉल्व करें। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है। अच्छा, इसमें आपको ये तो नजर आ रहा होगा सर, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये बात आपको दिखाई दे रही होगी कि kp अपॉन आर क्यूब वाला जो टर्म है, kp अपॉन आर क्यूब वाला, ठीक है, ये वाला जो टर्म है, और kp अपॉन आर क्यूब वाला ये वाला जो टर्म है, आपको दिख रहा होगा दोनों में है, तो दोनों में कॉमन ले सकते हो आप। अगर आप इसको अगर कॉमन ले लोगे तो ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ kp अपॉन आर क्यूब वाला टर्म अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। तो बचेगा क्या? ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके Yes, आगे sir. अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, देखिए हर्षित भाई, इसके आगे हम इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो ई नेट की वैल्यू क्या होगी? ई नेट की वैल्यू kp अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर है, ये kp अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर। तो kp अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो ये k अपॉन आर क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ cos sin स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ sin स्क्वायर थीटा। ये 4 को मैंने ऐसे चेंज कर दिया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में, ठीक है। 4 को हमने ऐसे चेंज कर दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में। अगर आप इस 4 को चेंज कर देंगे तो ई नेट की वैल्यू आप क्या लिख पाएंगे? तो kp अपॉन आर क्यूब दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा। या आप नेट फील्ड लिख पाएंगे, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट फील्ड। Yes, sir. सर ये पूरा में प्रूफ r is very very greater than a assume Yes, करके yes. प्रूफ किया है। बिल्कुल, ये मतलब अगर मान लीजिए कि r is not greater than that of a, तो दिस फॉर्मूला विल नॉट बी एप्लीकेबल और इट विल नॉट बी वैलिड। ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है तभी जब r is greater than a, ओके सर। ठीक है। अगर r is not greater than a तो ये वैलिड नहीं है। हर्षित, तुम्हारा कोई बैच चेंज हुआ है क्या? Yes, sir. तो आज इस बैच में हो? हर्षित हाँ सर। कहाँ गया? हाँ, बैच चेंज हुआ है आपका? हाँ सर, वो संदीप सर के साथ लगाया। अच्छा अच्छा, तो आज इस बैच में क्या कर रहे हो? सर वो बहुत सारे टॉपिक सर वो गॉस लॉ से पढ़ा रहे हैं सीधे, तो बीच के टॉपिक्स पूरे छूट गए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो kp अपॉन आर क्यूब का ये स्क्वायर है ना। तो आप देखिए, इसको अगर हम फाइनली यहाँ से सॉल्व करें, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये सब हमने रिजल्ट लिख दिया। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, ई नेट की वैल्यू kp अपॉन आर क्यूब
अंडर रूट 1 प्लस ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नेट की वैल्यू अगर आप देखें तो ये तो आपको फॉर्मूला आ गया। अब दूसरी बात सुनो, आपने जो पढ़ा है, अगर आप उस पढ़े हुए को चेक करेंगे, ठीक है, तो अब देखिए आपने जो पहले फॉर्मूला पढ़ा था ना, एक्सियल वाला और इक्वेटोरियल वाला, दोनों वही है, क्योंकि उसी से आपने रिजल्ट को ड्राइव किया है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात याद रखिएगा कि थीटा इज एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है थीटा, तो एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट और द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। मैं लिख देता हूं पहले इस बात को, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ पी एंड किसके बीच, तो आर के बीच, पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का ये एंगल है, ये दोनों के बीच का ये एंगल है, जिसको आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है सर? यस सर। थीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ पी एंड आर। ठीक, तो इन दोनों के बीच का ये एंगल है जो थीटा आप कंसीडर कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आप एक्सियल पॉइंट पे हैं, सोचिए, आप समझिए, एट एक्सियल पॉइंट, तो अगर आप एक्सियल पॉइंट पे हैं सर, तो एक्सियल पॉइंट के केस में आप क्या करेंगे, देखिए, अगर आप एक्सियल पॉइंट पे, तो ये आपका डाइपोल है, ठीक है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये एक्सियल पॉइंट है, ये पॉइंट आपका एक्सियल पॉइंट है, ये आर है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है सर, और थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 आ जाएगी, तो आप खुद सोचिए, थीटा की वैल्यू 0 रख दीजिए यहाँ पर, cos 0। तो आप ई की वैल्यू क्या लिखेंगे, kp अपॉन आर क्यूब इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ cos ऑफ 0 का स्क्वायर, 3 cos 0 है, ठीक है, 3 cos ऑफ 0 का स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ 3 cos 0, तो ये बन जाएगा 3। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, इसी तरह से अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम बात करें सर, ठीक है, अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे बात करें, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, अगर हम इसको इक्वेटोरियल पॉइंट पे बात करें, तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए आप यहीं पर इस थीटा की वैल्यू बताइए, इक्वेटोरियल पॉइंट पे थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। सीधी सी बात है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो आप इसको फर्दर क्या लिखेंगे, थीटा की वैल्यू हो गई सीधा सीधा 90, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, kp अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ 3 cos स्क्वायर 90, ये तो लिखेंगे ना, cos 90 का स्क्वायर लिखें या cos स्क्वायर 90 लिखें, एक ही बात है। तो ये cos 90 की वैल्यू 0, तो बचेगा क्या, kp अपॉन आर क्यूब, वो सारे फॉर्मूलाज आ गए। इसका मतलब अगर आप ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, हाँ, प्रोवाइडेड की अजम्पशन हो, और अजम्पशन क्या है, तो अजम्पशन ये है कि आपका आर शुड बी ग्रेटर देन 0। बात समझ में आई? यस सर। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी। इसको नोट कर लीजिए सब। नोट कर लिया सर। कर लिया, बहुत बढ़िया सर। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा सवाल, अब मैं आपको एक छोटा सा सवाल दे रहा हूँ। ये मान लीजिए कि आपको मैं एक डाइपोल देता हूँ, मान लीजिए डाइपोल का ये माइनस क्यू, ये प्लस क्या, राइट ऑल द वैल्यूज, डोंट वरी, और इन दोनों के बीच का ये सेपरेशन इज 2a। आपको ये मैंने बोला कि सर यहाँ से ये वाला ऐसे आर है, ये वाला एंगल 53 डिग्री है। तो कुछ मैं डेटा लिख रहा हूँ, Q इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज 4 माइक्रोकूलम, 2a की वैल्यू मतलब सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस विच इज 2a की वैल्यू मान लीजिए कि कुछ 4 मिलीमीटर है, और एक r की वैल्यू मान लें आप कि 2 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है और इसकी वैल्यू इतनी है।
और कुछ चाहिए आपको? हाँ, थीटा की वैल्यू 53 डिग्री है, तो आपको बताना है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, मैं लिख देता हूँ। cos 53 की वैल्यू होती है 3/5 और sin 53 की वैल्यू होती है 4/5। ठीक है, अगर आपको और चाहिए तो मैं और का भी लिख देता हूँ। sin 37 इज इक्वल टू 3/5 और cos 37 इज इक्वल टू 4/5। बताइए सर आंसर। हो गया सर ये वाला? आसिया, अभिनव, अनुभव, हर्षित, नैना, यशवर्धन, आप लोगों को इसका आंसर आ गया बच्चे? यस सर, 1 मिनट बस। ठीक है। हर्षित ने आंसर भेजा है। चलो मैं भी इस पे बात कर लेता हूँ कि सर सबसे पहली बात, जो हमारा फॉर्मूला है जनरल पॉइंट का, वो केपी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। इसमें सबसे पहली बात मैंने आपसे ये बोला है कि वो फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हैं या वो फॉर्मूला वैलिड होगा अगर आर ग्रेटर देन दैट ऑफ ए हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, पहले आप आर और ए को कंपेयर करो। अगर आप ए को यहाँ पर देखोगे, मैं इधर ही दिखा देता हूँ, A will be equal to 2 millimeter और 2 millimeter will be equal to 2 into 10 to the power minus of 3 meter। और R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो 2 into 10 to the power minus 2 मीटर। ऑब्वियसली यहाँ पर R is greater than A। सर कैसे पता आपको R is greater than A? तो सर इसलिए मुझे पता है R greater than A बिकॉज यहाँ पर हमें साफ साफ R is greater than A, साफ साफ हमें ये बात जैसे दिख रही है R greater than A, क्योंकि सर यहाँ पर जो R है वो 10 टाइम्स A से बड़ा है, और जब भी R 10 टाइम्स A से बड़ा होगा तो उस केस में हम A को नेग्लेक्ट कर लेंगे, तो A को नेग्लेक्ट कर लीजिए सीधा सीधा। तो इसका मतलब है कि सर अगर R greater than A है तो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला KP अपॉन R क्यूब इंटू अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा वाला। ठीक है सर। अब मैं एक चीज देखो, उससे फर्क तो नहीं पड़ेगा बट एक लॉजिक समझो। थीटा कौन सा वाला लेंगे बच्चों, सुनना, बच्चों में कौन बच्ची? नैना, ये पी आपको दिखाई दे रहा है? नैना, Yes, नैना sir. छोटी, मुझे एक बात बता, थीटा की वैल्यू यहाँ पर शुड आई टेक इट एज 53 डिग्री या थीटा की वैल्यू कुछ और ली जाएगी? जरूरी नहीं मैं नैना से पूछ रहा हूँ तो वही सोचे, हर बच्चा सोचे। देखो आप डेरिवेशन पे ध्यान दो, डेरिवेशन पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये डाइपोल मोमेंट है और ये डाइपोल मोमेंट है, और ये वाला जो है ना ये डाइपोल मोमेंट, और इसके साथ जब मैंने थीटा लिया था तो ये लिया था। वेरी गुड अनुभव, वेरी गुड बेटा। यहाँ पर जो एंगल है वो डाइपोल मोमेंट और आर के बीच का नहीं गिवन है आपको। देखिए डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट मैंने लिखा है साफ साफ, डाइपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन है और आर जो है वो आपका ये है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है
इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल आप लेंगे। तो ऑल्दो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बट फिर भी याद रखिए कि एक्चुअल तो पॉइंट ये है कि दिस विल बी 180 minus 53। इज इट क्लियर? डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया थीटा इज इक्वल टू 153, नाउ आई विल राइट द फॉर्मूला ई का। के की वैल्यू आप लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू के के बाद क्या था पी का मतलब होता है क्यू इंटू 2a। क्यू का मतलब चार्ज, चार्ज की वैल्यू है 4 माइक्रो कूलम, तो यहाँ लिखिए 4 इंटू 10 टू द पावर -6। क्लियर सर? उसके बाद 2a कितना है 4 मिलीमीटर, तो यहाँ लिखिए 4 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय व्हाट, तो डिवाइडेड बाय r क्यूब। r क्यूब कितना लिखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का क्यूब, अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे 1 प्लस ऑफ, यहाँ पर जगह मेरे पास बच नहीं रही है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ cos स्क्वायर 180 minus 53 का स्क्वायर। समझ आ गया? या मैं इसको थोड़ा अलग से लिख दूं? यार मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ देखो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। E की वैल्यू अगर आप लिखें K का मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 9, P का मतलब Q इंटू 2a, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -6, और यहाँ से ये कितना, तो यहाँ से ये R की वैल्यू 2 इंटू R कह रहा हूँ 2a, तो 4 इंटू 10 टू, तुम लोग बोल नहीं रहे यार, मैं अकेला सीख रहा हूँ। डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का क्यूब इंटू अंडर रूट ऑफ, मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही? आ रही है Yes, सर, sir. आ रही है। 1 प्लस ऑफ cos स्क्वायर इंटू 180 माइनस ऑफ 53 का स्क्वायर। कौन मुझे बताएगा 180 माइनस 53? कौन मुझे बताएगा 180 माइनस थीटा? कॉस थीटा रहेगा या साइन थीटा हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। Minus cos theta. अब माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो प्लस कॉस थीटा बन जाएगा। यस सर। ठीक है, तो बाकी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सर जी सर। देखो एज सच यहाँ पर 180 माइनस थीटा करने से कोई ऐसा कोई फर्क पड़ा नहीं, बट मैं एक्चुअल मेथड आपको सिखाना चाह रहा था, तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू इट विल नॉट बी थीटा विल नॉट बी 53, रादर इट वुड बी 180 माइनस 53। यस सर। ठीक है, चलिए सर, तो एज यूजुअल जो हम लोग अभी कुछ दिनों तक के लिए वो ब्रेक चल रहा है, वो ब्रेक अभी ले लेते हैं 10 मिनट का। तो आफ्टर 10 मिनट्स आई विल अगेन कम बैक। तब तक मैं डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कनेक्टेड ही है। 10 मिनट नैना, 10 मिनट के बाद, ये 10 मिनट का एक ब्रेक ले रहा हूँ मैं, 10 मिनट के बाद विल रिज्यूम। ठीक है नैना जी? Okay, sir. तो आई विल बी बैक इन 10 मिनट्स।
I'm back. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हेलो हेलो जी सर. ओके तो चलिए ये वाली बात सबको समझ में आ गई थी. जो ब्रेक से पहले हमने करा था ये सबको क्लियर है शायद. Yes, sir. जल्दी से बोलो. हाँ ना, क्लियर है नहीं है? ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद की जो कहानी है वो उस पे आते हैं. तो इसके बाद की जो कहानी है वो उस पे आ जाए. तो सर यहाँ तक. हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखिए सर, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, या सिंपली लिखिए टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड. अब ये जो टॉपिक करा रहा हूँ इससे रिसेंट अभी लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर जेई मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया है. और वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं एससी वर्मा का सॉल्व एग्जांपल है जो जेई मेंस में पूछा गया. तो खैर अभी लिख लीजिए टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, या सिंपली लिख लीजिए टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड. देखो अभी फिलहाल आपको यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो आपको अभी नहीं पता है. तो खैर कोई बात नहीं पता तो नहीं पता. आप बस इतनी बात समझिए कि जब भी यूनिफॉर्म फील्ड दिखाना होता है ना हम लोगों को, तो यूनिफॉर्म फील्ड के लिए हम पैरेलल लाइन इस तरह से बनाते हैं. मतलब इस तरह की पैरेलल लाइन अगर हम कहीं पे बना दें तो इट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म फील्ड. और अगर लाइन पैरेलल नहीं है सच दैट के किसी भी दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन सेम नहीं है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन सेम नहीं है, तो फिर हम उसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाते हैं. ये हम आगे अभी पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो अभी डायग्राम में ये आता इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया, क्योंकि डायग्राम में ये आता तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि क्या कहने वाला हूँ. तो आप इमेजिन करिए कि मान लीजिए बेटे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रहा हूँ. इसका क्या मतलब हुआ? जब भी ऐसे बना दूं इक्वी डिस्टेंट Uniform. लाइंस बना दूं यूनिफॉर्म, पैरेलल लाइंस बना दूं तो यूनिफॉर्म. अब इसमें आप इमेजिन करो कि एक डाइपोल रख दिया, या आपने डाइपोल रख दिया, यहाँ पर ये चार्ज माइनस क्यू है और यहाँ पर ये चार्ज प्लस क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ई है. क्लियर है? अब देखो बेटा होगा क्या. अब इस पहले कुछ स्पेसिफिकेशन लिख देता हूँ कि ये दोनों के बीच का सेपरेशन 2a है. डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वो नेगेटिव से पॉजिटिव है. ठीक है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. अब ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा होगा. तब मेरा पॉइंट सुनिए. होगा क्या बेटा, जैसे ही आप किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे एट सम एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रहे कि ये एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं फिर से लिख देता हूं और हमेशा ये चीजें दिमाग में रहनी चाहिए कि थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E. P और E के बीच का जो एंगल है दैट इज योर थीटा. एंगल बिटवीन P एंड E इज योर थीटा. अब यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है सर कि P और E के बीच का एंगल थीटा है, तो आपने डाइपोल को ऐसे नहीं रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं रखा है, आपने कुछ एंगल पे रखा है ताकि आप टॉर्क को ऑब्जर्व कर सकें. तो जैसे ही आप ऐसे रख देंगे तो होगा क्या बच्चों, इस पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. दैट विल बी इक्वल टू QE. और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा that will be opposite to the direction of electric field, that will again be QE. Is it clear? Please tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब देखो यहाँ इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होना है वो 11th का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होना है. अब आप इतने बच्चों में से मुझे मालूम है कि एक ही बच्चा है जिसको मैंने 11th में पढ़ाया है, दैट इज हर्षित. तो आप लोगों को यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट याद रखना है जो यहाँ पर यूज होगा वो आप याद करिए. कॉन्सेप्ट बताया गया होगा क्लास 11th चैप्टर रोटेशन, और वो कॉन्सेप्ट था सर कपल ऑफ फोर्स. याद है? Yes, sir. Yes, sir. कपल है ना. कपल का मतलब होता था बेटा, कपल ऑफ फोर्स का मतलब होता था कि ऐसे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस which is separated by a small distance, which is separated by some distance. क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन ऑपोजिट हो और डिफरेंट हो, तो उस केस में हम उसको कपल ऑफ फोर्स कहते हैं. मतलब क्या है सर, फिर से मेरी बात सुनो एक मिनट सर. कपल ऑफ फोर्स का मतलब होता है कि अगर कोई भी दो फोर्स, अगर कोई बॉडी है, इस पर आपने ये फोर्स ऐसे लगा दिया, ये फोर्स ऐसे लगा दिया, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट विद द डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो इसको हम कपल ऑफ फोर्स कहेंगे. एंड व्हेनेवर देयर acts a couple of force acting on a body, तो couple of force हमेशा बॉडी को रोटेट कराता है. मैं आपको बताता हूं कैसे.
ये देखो, आप इमेजिन करना कि ये वाला जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ, ये मैं इसको नीचे खींचूंगा, और ये वाला जो फोर्स लगा रहा हूँ इससे मैं इसको ऊपर खींचूंगा। देखिए, तो ये अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, इससे मैं नीचे खींच रहा हूँ, इस वाले थंब से मैं नीचे खींचूंगा, इस वाले थंब से ऊपर खींचूंगा, तो ये दोनों अपोजिट भी हैं, ठीक है। अगर मान लो मैग्नीट्यूड्स इक्वल है तो दोनों इक्वल और अपोजिट, और इनके लाइन ऑफ एक्शन, मतलब वो इमेजिनरी लाइन जिसके अलोंग ये एक्ट कर रहा है, ये वाली लाइन जिसके अलोंग ये एक्ट कर रहा है, ये वाली लाइन जिसके अलोंग ये एक्ट कर रहा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है, दे आर नॉट द सेम लाइन। तो इस केस में आप देखिए, इस पेंसिल को आप देखिए, ये रोटेट करेगी, ये ट्रांसलेट नहीं कर रही है, ये रोटेट कर रही है। इट इज नॉट ट्रांसलेटिंग, मतलब ये आगे पीछे नहीं जा रही, ये रोटेट कर रही है, घूम रही है। तो कपल ऑफ फोर्स का इफेक्ट हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कपल ऑफ फोर्स लगता है बेटा, तो कपल ऑफ फोर्स ऑलवेज रोटेट्स द बॉडी। पहला पॉइंट क्लियर? हाँ ना बोलना पड़ेगा। एक और अच्छा पॉइंट बताऊंगा। यस सर। सर यस दूसरा पॉइंट बेटे, कपल ऑफ फोर्स जब भी लगता है तो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं पर भी मान लो, wherever you take the axis of rotation, टॉर्क की वैल्यू अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज सेम। कब? कपल ऑफ फोर्स के केस में। इस बात को याद रखो। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा मैं याद दिला रहा हूं ताकि आप चीजों को ना रिलेट कर पाए। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर कह सकते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन। तुम खुद सोचो कि अगर मैंने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लिया और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पे टॉर्क देखें, और आप कह लें कि ये आपका पॉइंट है और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इन दोनों पे टॉर्क की वैल्यू सेम तो नहीं होगी, बिकॉज आर इज डिफरेंट। बट अगर कपल ऑफ फोर्स लग रहा हो, इफ द कपल इज एक्टिंग, तो कपल के केस में आप हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका टॉर्क आएगा, चाहे एक्सिस ऑफ रोटेशन आप कहीं पर भी मानिए, आइदर यू टेक द एक्सिस ऑफ रोटेशन हेयर और यू टेक हेयर और ये हेयर, wherever you want to take the axis of rotation you can take, the value of the couple will always be same. ये value of the torque will always be same. ये couple की प्रॉपर्टी है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इसीलिए बेटा यहां पर हम डाइपोल के रोटेशन का एक्सिस डिफाइन नहीं करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि किस एक्सिस के अबाउट डाइपोल रोटेट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर कपल ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है। तो कपल ऑफ फोर्स अगर एक्ट करे तो कोई सा भी हम एक्सिस ले लें, टॉर्क की वैल्यू सेम होगी। वरना आपको मालूम है कि जब भी आप टॉर्क बताते हो तो आपको एक्सिस बतानी पड़ती है कि किस एक्सिस के अबाउट आप बॉडी रोटेट करा रहे हो। नहीं आया ना? बात नहीं हटी ना भेजे में? आई सर। सबको आनी चाहिए। अभिनव, अनुभव, नैना, यशवर्धन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप बॉडी को ऐसे रोटेट कराएंगे इस बीच वाली एक्सिस के अबाउट, तो अलग टॉर्क लगाना पड़ेगा। इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएंगे, मतलब एंड वाली एक्सिस के अबाउट, तो अलग टॉर्क लगाना पड़ेगा। बट अगर कपल ऑफ फोर्स लग रहा है तो किसी भी एक्सिस के अबाउट आप रोटेट कराइए, टॉर्क की वैल्यू सेम होगी। अब फिर से मैं पूछ रहा हूँ, अनुभव, नैना, यशवर्धन, आप लोगों को ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. ठीक है। इसीलिए बेटा जब भी डाइपोल पे टॉर्क निकालते हैं तो यू नेवर डिफाइन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप कोई भी बुक खोल के देख लेंगे, आपको डाइपोल पे टॉर्क का एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं बताया जाएगा, बिकॉज कपल डजंट रिक्वायर एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, बिकॉज इट विल बी सेम अबाउट एवरी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो खैर, तो हम यहाँ पे टॉर्क निकालेंगे बेटा। एक बात तो क्लियर हो गई, कपल ऑफ फोर्स लगेगा तो कपल ऑफ फोर्स जब भी एक्ट करता है तो देयर विल ऑलवेज बी अ टॉर्क। अब वो टॉर्क कैसे निकालते हैं, देखिए, ये लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन। अब एक बात याद करिए कि टॉर्क निकालने का तरीका क्या होता है जब कपल ऑफ फोर्स लगता है। तो कपल ऑफ फोर्स लगता है तो टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला पहले, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। फोर्स और उन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ऐसा डिस्टेंस जो दोनों फोर्स से परपेंडिकुलर हो। अब मुझे एक बात बताओ, नैना बताएगी, नैना छोटी प्यारी बच्ची बताओ, मुझे एक बात बताओ नैना जल्दी से, ये जो 2a डिस्टेंस मैंने दिखाया हुआ है 2a, इज इट परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द फोर्सेस? नैना शर्मा? No, sir. नो सर। तो ऑब्वियसली आई हैव टू टेक अ डिस्टेंस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द फोर्सेस। तो क्या करो, यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दो। अब देखो, अगर ये आपने डाल दिया तो ये इस पर परपेंडिकुलर, ये इस पर परपेंडिकुलर, मतलब दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये पूरा लेंथ 2a है।
ये वाला एंगल अगर थीटा यहाँ है तो यहाँ भी थीटा है भाई, स्ट्रेट लाइन में कहीं पर भी एंगल देखोगे तो वो सेम आएगा। तो ये अगर 2a है तो आपको नहीं लगता कि ये 2a sin थीटा हो जाएगा? क्या बोलते हो हर्षित? यस सर। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? टॉर्क की वैल्यू होगी एनी वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 2a टाइम्स ऑफ sin थीटा। ठीक है, 2a मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? E मल्टीप्लाइड बाय 2a। हु विल टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a? Q into 2a। क्या मैं एक स्टेप और लिख देता हूं आपके लिए? वेरी गुड। E into Q into 2a एक साथ लिख दिया sin थीटा। तो Q into 2a is nothing but your dipole moment. तो torque will be equal to Pe sin theta. I hope सबको क्लियर हो गया होगा। This is the torque experienced by a dipole when placed in uniform field. ये torque है। इससे रिलेटेड एक अच्छे सवाल पे आएंगे, बट दिस इज द टॉर्क। बट थीटा याद है किसके बीच का एंगल है? P और R। आर नहीं है यहाँ पर, ई। पी और ई के बीच का एंगल। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ सर E। है ना, पी और ई के बीच का एंगल। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, इसको नोट करिए। डन सर। ओके बच्चों, अब इसी में अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। ये बात तो समझ आ गई। अब देखो ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए, अब मुझे एक बात बताइए कि अगर यहाँ पर इफ दिस डाइपोल वुड हैव बीन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या कोई टॉर्क उस पर लग रहा होता? मतलब अगर ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, समझिएगा जरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटे, और डाइपोल को मैंने बिल्कुल एज इट इज रख दिया -q + q, सच दैट कि ये डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो इधर है। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो No क्या sir। टॉर्क इस पे लग रहा होता? नो सर। No, sir. सर तब तो इस पे कोई टॉर्क नहीं लगता है ना, तब इस पे कोई टॉर्क नहीं लगता। ये आप सबको समझ में आ रहा है, ये कोई टॉर्क इस पे नहीं लगता। ठीक है, यस सर। तो टॉर्क ऑन दिस डाइपोल वुड हैव बीन 0 इन दिस सिचुएशन। Yes, sir. इसका मतलब सर, अगर आप यहां से इस पर्टिकुलर पोजीशन से अगर आप रोटेट कर दें इसको, तो फिर टॉर्क लगता है। इसका मतलब ये सर कि टॉर्क हमेशा किसी भी डाइपोल को अलाइन करने की कोशिश करता है इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। मतलब अगर भाई आपका डाइपोल आपने ऐसे रोटेट कर दिया, इमेजिन करिए आपने ऐसे रोटेट किया बाय सम एंगल ऑफ थीटा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको वापस लाना चाहिए। और किधर लाना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ। इसी तरह से अगर आपने इसको ऐसे रोटेट कर दिया नीचे की तरफ, तो फिर से इस पे टॉर्क लगेगा जो इसको वापस फिर से अलाइन करने की कोशिश करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब सर टॉर्क का एक मेन काम है यहाँ पर, टॉर्क ऑलवेज टेंड्स टू अलाइन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ऑलवेज टेंड्स टू अलाइन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बेसिक काम, यहां तक आप नोट करो। अगर आपको ये काम समझ में आया, एक प्यारा सा सवाल बनाता हूं, यहां तक नोट करिए जल्दी। ले एक बात समझ में आ रही है कि सर हमेशा हम ये कह सकते हैं, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? सर Yes, sir. जी सर। सर अगर हम इस डाइपोल को उल्टा करके रख दें इस फील्ड में तो क्या बिल्कुल होगा? तेरी बात बिल्कुल सही, बिल्कुल तेरी बात बिल्कुल सही है, हीरा बच्चा है भाई। यहाँ पर ये जो हर्षित ये पूछना चाह रहा है, मैंने उसको पूरा पूछने नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है कि वो क्या पूछना चाहता है। कि भाई अगर सर मान लीजिए कि आपने डाइपोल मोमेंट ऐसे, मतलब डाइपोल को उल्टा करके रख देते सच दैट उसका डाइपोल मोमेंट इधर होता और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती, तो अनडाउटेडली थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती, और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती तो टॉर्क अभी भी 0 होता। अब आप जैसे ही ऐसा कहूंगा कि टॉर्क 0 होगा, तो हर्षित दूसरा सवाल ये करेगा कि मास्टर तुमने तो ये बोला कि टॉर्क इसीलिए लगता है कि वो डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर सके। बोलो हाँ कि ना? यस सर। यही बोला है मैंने, एंड आई एम स्टिल स्टिक टू दैट सेंटेंस कि भाई टॉर्क एक्ट्स टू अलाइन द डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट सर यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं है, ये ऑपोजिट है, फिर भी टॉर्क 0 है। देन व्हाई देयर इज नो टॉर्क एक्टिंग? यू आर राइट, बट याद रखो हर्षित, इसका 50% ऑफ आंसर आपको लेटर समझ में आएगा, मतलब थोड़े अगले चैप्टर में, जहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी पढ़ेंगे।
या आप पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी। जब आप पढ़ेंगे तो जो आप पढ़ेंगे उसमें आपको ये बताया जाएगा कि ये वाली जो पोजीशन है ना डाइपोल की, ये अनस्टेबल पोजीशन है डाइपोल की। मतलब ये जो पोजीशन है डाइपोल की, ये अनस्टेबल पोजीशन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो हर्षित? इक्विलिब्रियम 3 टाइप का होता है ना, जी सर। स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। तो दिस हाँ इज सर। अनस्टेबल पोजीशन। तो अनस्टेबल पोजीशन में कभी भी डाइपोल रह ही नहीं सकता है। उसको आप वहां रखोगे, वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम होती है। दिस इज अनस्टेबल पोजीशन, मतलब डाइपोल कैन नेवर lie in this direction although the torque is 0 but it will never be in this position। ठीक है, इसका पूरा 100% फील आपको तब समझ आएगा जब आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है हर्षित? तो फिलहाल Yes, अभी के समझ लिए गया ये सर। बात अज्यूम कर लो कि डाइपोल को टॉर्क डाइपोल पे इसलिए लगता है ताकि वो अलाइन कर सके किसको, डाइपोल को, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सबने नोट कर लिया हो तो एक सवाल पे आते हैं सर, एक क्वेश्चन। भाई सबको समझ आ गया था वो फॉर्मूला? आखिरी की बात अगर जो मैंने हर्षित को बोली है, अगर वो ना भी समझ में आए तो फॉर्मूला सबको समझ में आ गया है? यशवर्धन आ गया है। आसिया फातिमा, डिड यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क? Yes, sir. वेरी गुड। अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो सुनो। क्वेश्चन है बेसिकली, एंड दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन जेईई 1 or 2 years बैक। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि कौन से साल में पूछा गया है, 2019 या 18, इन दोनों में से किसी में पूछा गया है, या 20 में ही पूछा गया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन की खास बात यह कि इट इज द क्वेश्चन ऑफ एससी वर्मा, मतलब इट इज अ सॉल्व्ड एग्जांपल ऑफ एससी वर्मा। क्वेश्चन क्या है मैं समझाता हूं आपको। क्वेश्चन में ये बोला गया कि ये एक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये मास है, ये मास है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन मान लीजिए 2a है। ये डाइपोल इनिशियली ऐसे रखा हुआ है सच दैट कि इसकी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपसे ये बोला गया कि सर ये जो डाइपोल है इसको हमने स्लाइटली रोटेट कर दिया बाय वेरी स्मॉल एंगल इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने खुद से रोटेट कर दिया बिकॉज अभी इस पोजीशन में इस पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क नहीं लगेगा। ये वाला जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियली मैं लिख देता हूं, और मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया। फाइनली दिस इज द ओरिएंटेशन कि ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, हमने इसको स्लाइटली रोटेट कर दिया बाय एन एंगल ऑफ थीटा, ये इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया, याद है थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, मुझे कौन समझाएगा कि जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया ये डाइपोल उसी पोजीशन में रहेगा या ये इस पे टॉर्क लगेगा? टॉर्क लगेगा। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए कि इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क, और जैसे ही ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, सोचो ये डाइपोल ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये इस पे टॉर्क लगा, तो टॉर्क लगेगा तो ये ऐसे आएगा, इट विल ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ रही है बात यार? यस सर। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये कोई बॉडी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और इस पर मैंने फोर्स लगा दिया, तो ऑब्वियसली ड्यू टू दिस फोर्स इट विल अक्वायर सम वेलोसिटी। ठीक है, यस सर। इट विल अक्वायर सम वेलोसिटी। तो जब आप इस पर फोर्स लगाना बंद कर देंगे, आप फोर्स लगा 0 कर देना, तो इतने से मतलब जब तक फोर्स लगा तब तक इसने कुछ वेलोसिटी अक्वायर किया, तो फोर्स 0 हो जाएगा, तो क्या वेलोसिटी 0 हो जाएगी या नॉन जीरो रहेगी? नॉन जीरो। वेरी गुड, नॉन जीरो रहेगी। भाई नैना और आसिया आप लोगों को भी बोलना है बेटा, तो नॉन जीरो रहेगी। अब आप खुद समझिए, यहां पर ये आपका डाइपोल रेस्ट में है, इस पे टॉर्क लगा तो ये ऐसे रोटेट हुआ, जैसे ही डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हुई, टॉर्क 0 हो जाएगा या नॉन जीरो होगा? जल्दी जल्दी बोले। जीरो हो गया। 0. बट सोचिए बेटा यहां से यहां तक आने में इसने कुछ एंगुलर वेलोसिटी अक्वायर की होगी, कुछ इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई होगी, बिकॉज टॉर्क लगा है तो वेलोसिटी तो आएगी। तो जब इस Yes, पर sir. टॉर्क 0 हुआ तो क्या वेलोसिटी भी 0 हो गई या वेलोसिटी इज स्टिल नॉन जीरो? नॉन जीरो। Non-zero. स्टिल नॉन जीरो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इट इज स्टिल नॉन जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा कि डाइपोल वहां रुकेगा नहीं, वापस तो आया बट रुका नहीं। तो रुका नहीं तो क्या होगा? तो रुका नहीं तो वो ये नीचे भागेगा, देखिएगा ध्यान से, ये इधर भागेगा,
अब जब ये इधर था तो इस पर टॉर्क ऐसे लगा था, ठीक है, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। जैसे ही वो इधर भागेगा, अब इस पर टॉर्क वापस इसको कहेगा चल भाई चल ऊपर चल ऊपर चल। अब फिर से ये यहाँ पहुंचा, फिर से ये यहाँ पर जब हॉरिजॉन्टल होगा फिर से इस पर टॉर्क जीरो हो जाएगा, मगर फिर इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, तो फिर ये ऊपर भागेगा, फिर ऊपर भागेगा, इसको टॉर्क वापस नीचे बुलाएगा, तो हॉरिजॉन्टल हो गया, टॉर्क जीरो हुआ बट वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, फिर नीचे गया, तो फिर ऐसे 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 ऐसे। देखो इसका मतलब क्या होगा, ये अगर डाइपोल है आपका तो ये डाइपोल ऐसे ऐसे करेगा, हुई 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 हुई। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। यस सर आ क्या गया। आपको नहीं लगता कि इस तरह के मोशन को हम SHM का नाम दे देते थे? Yes. यस सर। और यहाँ पर जो ये SHM है वो एंगुलर SHM है ना? क्योंकि देखो दो तरह के SHM होते हैं। लीनियर SHM का मतलब होता है, अभी सिर्फ इतना समझ लेना, लीनियर SHM का मतलब होता है जिसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, टुई 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 टुई, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर SHM का क्या मतलब है, जिसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आ रहा हो, डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा हो, थीटा, तो दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर SHM। मतलब दिस इज द केस ऑफ एंगुलर SHM। अब मुझे कौन बताएगा यार, तुम सारे बच्चे प्यारे हो, मुझे जल्दी से बता दो तो, अगर SHM होता है तो क्या रीस्टोरिंग फोर्स लगता है या नहीं लगता है बेटा? लगता है सर। लगता है सर। तो उसी तरह से एंगुलर SHM होगा तो फोर्स लगेगा या टॉर्क लगेगा? Torque. टॉर्क। टॉर्क टॉर्क। अब यहाँ पर ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो कौन लगाएगा मेरे लाल पीले बच्चों? Electrostatic. हाँ बोलो कौन कौन? हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, बहुत बढ़िया, अच्छा बोला, फिर से बोल। Sir, P sin theta. P sin थीटा, वेरी गुड। मतलब जो टॉर्क यहाँ पर जो उसको बार बार वापस लाने का काम कर रहा है, दैट इज बेसिकली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब या टॉर्क ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो उस पर लगेगा और जो उसको बार बार वापस लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जो टॉर्क होगा दैट टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क कह लो, तो PE sin थीटा। और मैंने आपसे बोला है कि एज थीटा मैंने क्या लिया, थीटा इज अ स्मॉल, थीटा इज अ स्मॉल, तो बेटे हम क्या कर सकते हैं, टॉर्क को हम PE इंटू थीटा लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। यस सर साइन थीटा कैन बी रिटन एज इक्वल टू थीटा, ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरा टॉर्क, अब क्लास 11th याद होगा तो ही कर पाओगे, इसीलिए जेई थोड़ा मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि जेई के अंदर एक ही सवाल में कई सारे टॉपिक को इन्वॉल्व किया जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा आपको लगता है मुश्किल है। बट जिस बच्चे को चीजें आती हो उसके लिए ऑब्वियसली मुश्किल नहीं है। अगर आपको सारे चैप्टर्स याद रहने चाहिए हर वक्त तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। कि देखिए जैसे टॉर्क का एक फॉर्मूला क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, I इंटू अल्फा, वेयर I इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये बात वैसी है जैसे F इज इक्वल टू ma, जो काम मोशन में फोर्स का है वही काम यहाँ पर किसका होता है, टॉर्क का होता है। जो काम वहां पर लीनियर मोशन में मास का है वही काम रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। जो काम वहां पर लीनियर एक्सेलरेशन का है वही काम यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन का है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी।